Hello everyone, this is Dr. Nidhi Yadav, dermatologist and cosmetologist practicing in नारनौल हरियाणा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपनी हेयर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं आप सबके पास उसी सीरीज के फर्स्ट वीडियो को लेकर आई हूँ। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा पैटर्न हेयर लॉस और मेल पैटर्न एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया और मेल पैटर्न बॉल्डनेस और एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया। क्या होता है ये एक जेनेटिकली प्री डिटरमाइंड कंडीशन होती है which occurs due to excessive response to androgens. Androgenic alopecia is the most common cause of hair loss in both males and females, and it affects around 50% of the population. तो चलिए जानते हैं कि इसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या मिलता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। जो बेसिक पैथोलॉजी होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारा टर्मिनल हेयर होता है, ये जो जितने भी हमारे हेयर है स्कैल्प पे, ये टर्मिनल हेयर होते हैं। टर्मिनल हेयर मीन्स कि उनकी लेंथ होंगी, डायमीटर थिक होगा, है ना। तो इनका धीरे धीरे मिनिचराइजेशन होने लग जाता है। धीरे 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 ये मोटे से पतले हेयर होने लग जाते हैं। तो इस डिज़ीज़ में भी पेशेंट को स्टार्टिंग में अपने बालों की थिकनेस कम मिलने लगेगी और धीरे धीरे वहाँ पे एक bald area discover हो जाएगा। Important thing in this disease is that it start any time after attaining puberty। तो प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये किसी भी एज में स्टार्ट होने लग जाती है। कुछ टाइम पहले जनरली आफ्टर 25-30s में ये स्टार्ट होने लगती थी, बट आजकल के टाइम में हम देख रहे हैं कि इवन 17-18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको भी ये डिजीज़ का स्टार्टिंग होने लग जाती है। चलिए जानते हैं हम अब कि पेशेंट की प्रेजेंटेशन कैसी होगी। जनरली जो मेल्स आते हैं उनमें हेयर लॉस या हेयर थिनिंग इनिशियली स्टार्ट होती है टेम्पोरल फ्रंटल एरिया में, एंड धीरे धीरे ये हेयर लाइन रिसीड होती जाती है। पूरा वर्टेक्स एरिया, जो हमारा वर्टेक्स एरिया है, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है। फीमेल्स में एक बहुत अच्छी बात है कि उनकी जो फ्रंटल हेयर लाइन होती है वो हमेशा इस डिजीज से स्पेयर्ड रहती है। तो कभी भी कंप्लीट बॉल्डनेस फीमेल्स में नहीं आता। फीमेल्स में जनरली देयर इज डिफ्यूज थिनिंग हो जाती है ऑल ओवर द क्राउन एरिया। जो सेंट्रल पार्टीशन एरिया होता है वो एक्सेसिवली ब्रॉड हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आखिर ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया क्यों होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया एक पॉलीजेनिक कंडीशन है, मीन्स कि मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल जीन्स आर इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन। ओके, तो अगर किसी भी पेशेंट के फादर को ये कंडीशन है तो उसके सन को अराउंड 5 to 6 टाइम्स हायर रिस्क हो जाता है कि उसे भी एंड्रोजेनिक एलोपेशिया होगा। तो अब होता कैसे है ये, अब हम ये जानते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है कि पेशेंट्स, मैंने देखा है कि बहुत पेशेंट्स इस हेयर लॉस को कोई दूसरे रीज़न से एट्रीब्यूट कर देते हैं, लाइक कि उनको डैंड्रफ है तो ये हेयर लॉस, जो बॉल्डनेस आ रही है, उन्हें लगता है कि ये डैंड्रफ की वजह से है। किसी की प्लेस चेंज हो जाती है, वर्किंग प्लेस चेंज हो जाती है, तो उन्हें लगता है कि पानी चेंज हो गया, इस वजह से ही हेयर लॉस हो रहा है। कई सोचते हैं कि हम रेकरेंट कैप या हेलमेट पहन रहे हैं, उसकी वजह से हेयर लॉस हो जाता है, बट नहीं। इसका रीज़न है कि जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटिंग एंड्रोजेंस प्रेजेंट है। एंड्रोजेंस मीन्स टेस्टोस्टेरॉन, और उसी का एक्टिव मेटाबोलाइट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। तो ये जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है, ये है हमारा बेसिक कल्प्रिट इस डिजीज़ का। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्कैल्प में, उनको जाके स्टिमुलेट करता है और बाइंड करता है, और फिर ये मिनिचराइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि बाल थिन होने लग जाता है। इसी के साथ में जो हमारा एनाजन फेज है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हेयर साइकिल के जो फेजेस थे, एनाजन, कैटाजन, टीलोजन। तो जो एनाजन फेज था वो था ग्रोइंग फेज ऑफ हेयर साइकिल, है ना। तो जितनी भी लेंथ की ग्रोथ, जितनी भी हेयर की ग्रोथ होती है वो इस एनाजन फेज में होगी। ग्रोथ का मीन्स हेयर की लेंथ इंक्रीज होना, हेयर का डायमीटर थिक होना। तो इस डिज़ीज़ में क्या होता है कि जो एनाजन फेज़ है ये बहुत शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से
हेयर की ग्रोथ नहीं हो पाती, धीरे 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 हेयर इतना शॉर्ट होता जाता है कि जो हमारी स्कैल्प की एपिडर्मल लेयर होती है उसको भी क्रॉस नहीं कर पाता, और इस वजह से बाल धीरे धीरे पतले पतले होके उस एरिया से गायब होने लग जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोन तो सभी में है, तो मुझे को ये डिजीज़ की हुई है, तो इसका आंसर है योर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। हार्मोन ये सभी में रहेगी, पर जो इंडिविजुअल इस डिज़ीज़ के लिए ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है, उनके ऑलरेडी प्रीडिस्पोजिशन है जीन्स में ये, तो ये कंडीशन उन्हीं को ही अफेक्ट करती है। अब एक बात ये भी आती है कि कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैम कोई ऐसी दवाई दे दो, हमारे ये जो हार्मोन्स बढ़ रहे हैं तो उनको कम कर दो। तो अब हमें ये बात वहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये कंडीशन कोई ऐसा नहीं है कि आपके हार्मोन लेवल्स हाई हैं इसीलिए ये हो रही है। ये होती है क्योंकि जेनेटिकली वेरिएबल सेंसिटिविटी हमारी हेयर फॉलिकल्स की है, जो नॉर्मल लेवल्स ऑफ एंड्रोजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं उसी के लिए, है ना। तो ये समझ सकते हैं कि हार्मोन लेवल्स आपकी बॉडी में बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, पर जो हेयर फॉलिकल की जो रिसेप्टर्स हैं वो एग्जैजरेटेड फॉर्म में काम कर रहे हैं, है ना। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो बेसिकली FDA अप्रूव दो ही मेडिसिन हैं इसके लिए। फर्स्ट इज़ टॉपिकल मिनॉक्सिडिल। मैक्सिमम लोगों को मिनॉक्सिडिल के बारे में काफ़ी पता रहता है, कोई भी टाइप का हेयर फॉल हो वो मिनॉक्सिडिल स्टार्ट कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हम पहले जानते हैं मिनॉक्सिडिल क्या काम करता है। मिनॉक्सिडिल एक पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, और ये क्या काम करता है, वेजोडाइलेशन का। मतलब कि जो भी अब हम ये टॉपिकली देते हैं मिनॉक्सिडिल, तो जो हेयर फॉलिकल के अराउंड जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको ये डायलेट करता है। डायलेट करने से क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो जाएगा हेयर फॉलिकल के पास, ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगी और ज़्यादा ही उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी हेयर की, और एनाजन फेज जो होता है उसको भी प्रोलॉन्ग करता है। तो एनाजन फेज, ग्रोइंग फेज हमारा प्रोलॉन्ग हो रहा होगा तो बालों की लेंथ बढ़ेगी, बालों की थिकनेस बढ़ेगी। ओके, तो इस तरह से टॉपिकली काम करता है। अब ओरल मिनॉक्सिडिल फॉर्मुलेशन में भी अवेलेबल है, बट उसमें क्या है कि ऑल ओवर हमारी जो ब्लड वेसल बॉडी में है वो वेसोडाइलेशन करेगा, तो उसकी वजह से हाइपोटेंशन, बीपी लो होने का, सडनली पेशेंट शॉक में जा सकता है, ऐसा कुछ कंडीशन होने के चांसेस रह सकते हैं। तो दूसरा FDA अप्रूव्ड ड्रग, हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम वीडियो के लास्ट में शेयर करेंगे कि प्रैक्टिकल टिप्स मिनॉक्सिडिल को अप्लाई करने का, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कि मिनॉक्सिडिल अप्लाई कैसे करना चाहिए। पहले हम फिनास्टेराइड की बात कर लेते हैं। तो फिनास्टेराइड ओरली ये एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के लिए। ये कैसे काम करता है, अब हमने डिस्कस किया था कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन है ये बेसिक कल्प्रिट है ना। अब ये बनता कैसे है, जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है वो कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज, और जो ये फिनास्टेराइड है वो इस 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है। तो इस तरह से टेस्टोस्टेरॉन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो जो ये पैथोजेनेसिस चल रही है बालों को मिनिचराइज करने की वो नहीं हो पाएगी। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ड्रग है, इससे बहुत पेशेंट्स को भी बहुत जल्दी रिजल्ट दिखने को मिल सकता है, क्योंकि हेयर फॉल जल्दी रुक जाता है इससे, जो हेयर का थिकनेस है वो भी बढ़ जाता है, न्यू हेयर ग्रोथ होने की भी चांसेस अच्छे रहते हैं इसमें। पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसलिए ये मेडिसिन विदाउट कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के रिकमेंडेशन के बिना कभी स्टार्ट नहीं करना। इसके साइड इफ़ेक्ट्स रह सकते हैं जैसे इरेक्शन में प्रॉब्लम होना, लॉस ऑफ लिबिडो। तो बेसिकली अपने आप ये मेडिसिन कभी ना तो स्टार्ट करनी है ना स्टॉप करनी है। अब आता है क्वेश्चन कि अब ये ट्रीटमेंट चलेगा कितना। जनरली पेशेंट्स क्या करते हैं, मैं देखती हूँ मिनॉक्सिडिल लिखा, 1 महीने लगाया, 2 महीने लगाया, 3-4 महीने, उसके बाद वो स्टॉप कर देते हैं। तो बेसिक चीज़ हमें ये समझनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो पैथोजेनेसिस है हमारी बॉडी में ही चल रहा है, हार्मोन हमारी बॉडी में ही रहना है, रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में ही रहने हैं।
तो जब भी हम ये मिनॉक्सिडिल अप्लाई करना बंद करेंगे, ये सब हार्मोन्स रिसेप्टर्स अपना काम स्टार्ट कर देंगे। जो भी आपको रिजल्ट मिला है, जो भी आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है, वो फिर से प्री ट्रीटमेंट लेवल पहुंच जाएगी और धीरे धीरे फिर बॉल्डनेस आने लगेगी। इसीलिए मिनॉक्सिडिल आप तभी स्टार्ट करें अगर आप विलिंग है इसे लॉन्ग टर्म अप्लाई करने का। ऑल्सो मिनॉक्सिडिल कई फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है, कई स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, जैसे 2%, 5%, 10%. Depending on your severity of hair loss, doctor will recommend according to that situation. Usually 5% minoxidil is started twice a day. Means you have to apply minoxidil दिन में 2 बार। अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मिनॉक्सिडिल अप्लाई करते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मिनॉक्सिडिल के, जैसे कुछ लोगों को ये इरिटेट कर सकता है, उनको इचिंग फील हो सकती है, रेडनेस आ सकती है। और इसमें क्या होता है कि अल्कोहल रहता है एज अ व्हीकल, तो जब ये इवेपोरेट होता है तो कुछ स्केलिंग, कुछ वाइटिश क्रिस्टल डिपॉजिट्स कुछ विजिबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से फ्लेकीनेस दिख सकती है। तो ये कुछ माइनर साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल के रह सकते हैं। उसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स हैं जैसे ड्यूटास्टेराइड, बट इट इज़ नॉट FDA अप्रूव्ड। ये भी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इनहिबिटर है। इसके भी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट साइड इफ़ेक्ट्स आर ऑल्सो थोड़े ज़्यादा हैं। इसके अलावा एक PRP डेट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी है। PRP पे हमने अपना एक अलग वीडियो बना रखा है, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। बेसिकली PRP में हम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसे मशीन में सेंट्रीफ्यूज करते हैं और एक अराउंड 3 ml प्लाज्मा बनता है जो कि रिच होता है साइटोकाइंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स में। तो जब हम इस स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं, ये फॉलिकल्स के अराउंड अपना एक्शन स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स इनिशिएट करती है, एनाजिन फेज को, हेयर लेंथ और हेयर डायमीटर को प्रमोट करती है। उसके अलावा हेयर लॉस भी जल्दी रुक जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स मिनॉक्सिडिल के एप्लीकेशन में। फर्स्टली, डॉक्टर ने जैसे रिकमेंड किया है, अगर दिन में 2 बार लगाना है यू शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। बहुत से पेशेंट्स सिर्फ उनको टाइम नहीं मिलता, दिन में 1 बार ही लगाएंगे या ऑल्टरनेट डे लगाएंगे, एंड देन वो चाहते हैं कि उनको रिजल्ट्स 100% मिले। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको मिनॉक्सिडिल है, एक तो हम टॉपिकली दे रहे हैं, उसमें भी अगर आप फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऑलवेज अप्लाई 5% minoxidil twice in a day over the all over the vertex and temporal and frontal area। अब मिनॉक्सिडिल के एप्लीकेशन के लिए हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं, स्प्रे एंड ड्रॉपर। तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताइए कि आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हैं। Ideally, we should not use spray method. This dropper method is the best one because एक तो हम इसमें quantity accordingly ले सकते हैं। Usually 1 to around 1.5 ml is indicated। तो इसमें आप मेजर करके प्रॉपर अमाउंट ले सकते हैं। मोर ओवर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ड्रग है, जो हमारा टारगेट एरिया है ये स्कैल्प की स्किन, रूट्स, है ना। तो ड्रॉपर से डायरेक्टली जो मेडिसिन है वो आपके रूट्स में जाएंगी, जबकि स्प्रे से क्या होता है कि हम स्प्रे करते हैं, मैक्सिमम मेडिसिन तो हमारी हेयर शाफ्ट में लग के वेस्ट हो जाती है और कुछ परसेंट हमारी हेयर रूट्स पे पहुंचती है। तो इसलिए द बेस्ट मेथड इज़ द ड्रॉपर मेथड। तो ऑलवेज यूज़ योर ड्रॉपर फॉर मिनॉक्सिडिल एप्लीकेशन। अब मिनॉक्सिडिल जब आप अप्लाई करेंगे तो फेस या फिर ये जो फोरहेड एरिया है वहाँ पे मेडिसिन नहीं आनी चाहिए, या फिर अप्लाई करने के बाद अपने हैंड वॉश ज़रूर कर ले, फेस पे हाथ नहीं लगाएं, बिकॉज उससे क्या होगा आपके फेशियल हेयर की ग्रोथ होने लगेगी, है ना। द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मिनॉक्सिडिल आप जब भी अप्लाई कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी जो स्कैल्प है, जो हेयर है, वो बिल्कुल ड्राई है। वेट हेयर्स पे आपको कभी नहीं लगाना है मिनॉक्सिडिल। ऑल्सो आप अगर मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट यूज़ ऑयल, इट विल अफेक्ट द एब्सॉर्प्शन पार्ट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।